नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर के अंदर हम लोग चर्चा करने वाले हैं आपके वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फिनेंशियल मैनेजमेंट के पहले चैप्टर को लेकर के। उम्मीद करता हूं आप सभी इत्मीनान से इस वीडियो लेक्चर के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। और हां, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगता है, कंटेंट यूजफुल लगता है, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम चलिए शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड, जैसा कि आप सभी मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज का वीडियो लेक्चर वन शॉट वीडियो लेक्चर होने वाला है, जहां पर हम आपके एफएम माने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के पहले चैप्टर, जिसका टाइटल है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इंट्रोडक्शन, को काफी डिटेल में, काफी गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करने वाले हैं। अब ध्यान दीजिएगा, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला आप लोग बीकॉम प्रोग्राम के स्टूडेंट है या ऑनर्स के स्टूडेंट है, ना ही आपकी यूनिवर्सिटी से कोई फर्क पड़ने वाला है। बस आपको ध्यान ये देना है कि अगर आपके सिलेबस के अंदर फाइनेंशियल मैनेजमेंट नाम का सब्जेक्ट डाला गया है और उस सब्जेक्ट के अंदर आपको ये वाला चैप्टर देखने को मिल रहा है, तो आज का ये वीडियो लेक्चर आप सभी तमाम कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहरहाल, अब ज्यादा बातें ना करते हुए बढ़ते हैं सेशन की तरफ और समझने की कोशिश करते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट को। देखिए, जब भी आप लोग किसी भी नए सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं या नए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, तो बुनियादी तौर पे आप सभी का रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है उस सब्जेक्ट के टाइटल के मीनिंग को थोड़ा डिटेल में, थोड़ा गहराई में जाकर के अंडरस्टैंड करना। तो आज के वीडियो लेक्चर की शुरुआत मैं इसी टॉपिक से करने वाला हूं। हम लोग सबसे पहले समझेंगे, सर ये जो आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, इसका मीनिंग क्या होता है। देखिए, आप लोगों को बहुत क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पे हमारे पास दो इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है। पहला जो रहेगा फाइनेंशियल रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, मैनेजमेंट रहेगा। अगर आप सभी ने सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 के अंदर बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी किया होगा, तो आप सभी जानते होंगे सर, मैनेजमेंट अपने आप में एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर हम लोग बेसिकली प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, डायरेक्टिंग करते हैं, कंट्रोलिंग करते हैं। ये सारा जो प्रोसेस है, ये क्या कहलाता है सर, आपका मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन ये जो प्लानिंग हो गया, ये जो आपका डायरेक्टिंग हो गया, कंट्रोलिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग हो गया, ये तमाम जो चीजें हैं, ये किसके लिए करनी है, तो सर हमें फाइनेंशियल के लिए करनी है। फिनांस माने आप लोग कह सकते हो सर, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होती है, किसी भी बिजनेस के अंदर होती है, वो क्या कहलाता है सर, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। इन शॉर्ट में आप लोग कह सकते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर करता है आपका प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग ऑफ द फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ ए बिजनेस इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये एक बुनियादी डेफिनेशन है जो आपको अलग अलग किताबों के अंदर देखने को मिल सकती है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कहेंगे सर, जितनी भी फाइनेंशियल एक्टिविटी हो रही है ना, जहां पे फंड्स का बेसिकली इन्वॉल्वमेंट है, जहां पे रोकड़े, जहां पे पैसे का इन्वॉल्वमेंट है, उसका जो मैनेजमेंट है ना, वही क्या कहलाता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। लेकिन थोड़ा डिटेल में जाकर के अगर आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे, तो आप लोग पाएंगे सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर ना एक बहुत बुनियादी तौर पे जो फाइनेंशियल शब्द है, जो फाइनेंशियल वर्ड है, उसका मीनिंग होता है फ्लो ऑफ द फंड। माने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी बिजनेस के अंदर फंड का फ्लो होता है, उस फंड के फ्लो को मैनेज करना या उसका मैनेजमेंट करना या उसको प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग करना, कंट्रोलिंग करना, ऑर्गेनाइजिंग करना, वो क्या कहलाता है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। क्लियर है। तो ये बहुत बुनियादी दो डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है सर। फाइनेंशियल एक्टिविटी से जुड़ी हुई प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग करना फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। या किसी भी बिजनेस के अंदर, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ द फ्लो ऑफ द फंड इज कॉल्ड द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये बुनियादी डेफिनेशन है जो आप लोगों को ऊपर ऊपर से लग सकता है कि सर हमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ में आ गया है। लेकिन अगर आप लोग मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू की बात करेंगे और मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग अगर आप लोग एफएम की बात करते हैं, एफएम का मतलब होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, में इसका शॉर्ट एब्रिविएशन यूज कर रहा हूं, तो ध्यान दीजिएगा, एफएम फाइनेंशियल मैनेजमेंट का ताल्लुकात आज के टाइम पे ना आपके डिसीजन मेकिंग के साथ हो चुका है। माने आपको ध्यान देना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर बुनियादी तौर पे हम लोग किनके साथ डील करते हैं, सब सर हम बेसिकली आपके डिसीजन मेकिंग के साथ डील करते हैं। ठीक है, तो जितनी भी आपके डिसीजन आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेते हैं, ध्यान से समझिएगा, जितने भी डिसीजन आप लोग किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर लेते हैं, जिन डिसीजन का ताल्लुकात बेसिकली फिनांस से जुड़ा हुआ है, या फिर आप लोग कह सकते हो सर ऐसे डिसीजन मेकिंग जिनका अपना एक फिनेंशियल इंप्लीकेशन होता है। ध्यान से समझिएगा, क्या शब्द मैंने आपको दिया सर, जिनका अपना एक क्या होता है, फिनेंशियल इंप्लीकेशन होता है, उसको आप लोग बेसिकली क्या कहते हो सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हो। यानी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर देयर इज ए मैनेजमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग। कौन सा डिसीजन मेकिंग सर, जिनका फाइनेंशियल
इंप्लीकेशन होता है। जैसे अगर आप लोग बात करते हैं सर, हमने इस साल क्या किया, अपनी एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो आपका बजट था ना, जो फंड था, उसको इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे आपने एक डिसीजन लिया, लेकिन इस डिसीजन का जो ताल्लुकात है ना, वो फंड से जुड़ा हुआ है, यानी कि इसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन है। तो ये भी किसके अंदर आएगा सर, आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आएगा। ठीक है, तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बेसिकली मैनेजमेंट ऑफ द डिसीजन मेकिंग करते हैं। कौन से डिसीजन मेकिंग की बात हो रही है सर, जिनका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है, वो क्या कहलाता है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता है। और एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको थोड़ा डिटेल में जाकर के बता देता हूं, अभी हम लोग इसको काफी डिटेल में पढ़ने वाले हैं सर। यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बुनियादी तौर पे 3 तरीके के डिसीजन मेकिंग करते हैं, जहां पर सबसे पहला जो डिसीजन आता है ना सर, उसको आप लोग बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन के नाम से ध्यान जानते हैं। समझिएगा ध्यान से, क्या बोलते हैं आप लोग इसको सर, हम इसको बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन के नाम से जानते हैं। दूसरा अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे तो दूसरा जो बेसिकली डिसीजन यहाँ पे इन्वॉल्व होता है ना, दूसरा डिसीजन रहेगा सर आपका इन्वेस्टमेंट। तो मैं डायरेक्ट क्या लिख देता हूं सर, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन यहाँ पे होता है। और सर जो तीसरे तरीके का जो इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसको आप लोग बेसिकली डिविडेंड डिसीजन के नाम से जानते हैं। अभी मैं इसके ऊपर काफी डिटेल में चर्चा करने वाला हूं, बस आपको याद रखना है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग बुनियादी तौर पे 3 तरीके के डिसीजन के साथ डील करते हैं। वन इज द फाइनेंशियल डिसीजन, सेकंड इज द इन्वेस्टमेंट डिसीजन, थर्ड इज द डिविडेंड डिसीजन। ठीक है, अभी इनको आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर हमें इंट्रोडक्शन देखना है ना, तो हमें बुनियादी तौर पे समझना पड़ेगा फाइनेंशियल डिसीजन का क्या मीनिंग होता है, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का क्या मीनिंग होता है, और डिविडेंड डिसीजन का मीनिंग क्या होता है। आई होप कि यहां तक आपको क्लैरिटी हो गया होगा सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट की अपनी एक बुनियादी डेफिनेशन क्या है, एक बेसिक स्टैंडर्ड क्या है, अंडरस्टैंड करने का। क्लियर है। अब अगर इसी चीज को अगर आप लोग एग्जामिनेशन के अंदर लिखना चाहें तो एक बेसिक डेफिनेशन जो शुरू में मैंने आपको बताई थी, वो वाला आप लोग लिख सकते हैं। सर क्या लिखा हुआ है, अगर आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट रेफर करता है किसके अंदर सर, ये रेफर करता है प्लानिंग करने को, ऑर्गेनाइजिंग करने को, डायरेक्टिंग करने को और कंट्रोलिंग करने को। ये सर किसके कौन सा प्रोसेस होता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, सर ये मैनेजमेंट होता है। और मैनेजमेंट किसका करना है सर, जितनी भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। मैंने इनिशियली बताया था ना कि आपको क्या करना, मैनेजमेंट करना है फाइनेंशियल एक्टिविटी का, वही क्या कहलाता है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहलाता है। अब ध्यान दीजिएगा, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आपको अभी के हिसाब से अगर आप लोग बात करते हैं, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से बात करते हैं, तो बुनियादी तौर पे आपको समझना है यहां पे इन्वॉल्वमेंट होता है सर, आपको क्या करना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड करना है। क्लियर है, क्या करना है, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड, यानी कि आपको प्रोक्योरमेंट करना है फंड का। और इसके अलावा ध्यान रखिएगा, इस फंड का बेसिकली आपको इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करना है। सर क्या करना है, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करना है। क्लियर है, तो बुनियादी तौर पे हम लोग 2 बातों पर चर्चा करेंगे। पहला क्या रहेगा, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड रहेगा, दूसरा क्या रहेगा, इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड रहेगा। तो यही बात मैंने यहाँ पे लिखी हुई है सर, यहाँ पे आप लोग बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड की बात करते हैं, अलोंग विद हम लोग कहते हैं इसके इफेक्टिव यूटिलाइजेशन को लेकर के। समझ में आया, तो यहाँ पे क्या हो गया सर, यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट होता है, आपको फंड का प्रोक्योरमेंट करना है, अलोंग विद उसका इफेक्टिव यूटिलाइजेशन भी करना है। और ये जो फंड आप लोग प्रोक्योर करते हैं, इकट्ठा करते हैं, रेज करते हैं और उसका बेसिकली यूटिलाइजेशन करते हैं, ताकि हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है ना, उसके ऑब्जेक्टिव को बेसिकली क्या किया जा सके सर, अचीव किया जा सके। यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए आप लोग यहाँ पे प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड एंड देयर इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करके चलते हैं। ठीक है, तो ये आपकी एक बेसिक डेफिनेशन हो गई, जिसको आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट की डेफिनेशन के अंदर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो बात मैंने आपको बताई थी सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कंसर्न होता है विद मेकिंग डिसीजन। मैंने बताया ना, डिसीजन मेकिंग के अंदर सर किससे जुड़े हुए डिसीजन मेकिंग, सर इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड हो गया, फिनेंसिंग ऑफ द इन्वेस्टमेंट हो गया, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट, जिसको आप लोग डिविडेंड के नाम से जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड डिसीजन हो गया है, एक आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन हो गया है और एक आपका फिनेंसिंग डिसीजन हो गया है। तो 3 तरीके के डिसीजन है जो बुनियादी तौर पे हमें आपके सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर पढ़ने होते हैं। तो जितने भी आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले लोग होते हैं, उनका काम क्या होता है, जितने भी आपके फिनांस मैनेजर होते हैं, वो बेसिकली इन्हीं 3 तरीके के डिसीजन के अंदर एक तरीके से इफेक्टिवली आपको इन्वॉल्व दिखेंगे। क्लियर है, तो ये आपकी बहुत बेसिक डेफिनेशन है। उम्मीद मैं ऐसा करता हूं यहां तक आपको क्लैरिटी मिल गया होगा और आपको समझ में आया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना मीनिंग क्या है। ये हमारा आज की क्लास का पहला टॉपिक था। अब आगे अगर आप लोग बढ़ते हैं ना, तो सर ये जो फिनांस शब्द
शब्द है या जिसको आप लोग फाइनेंस बोलते हैं, असल में इसका प्रोनाउंसिएशन फिनांस होता है, ये आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। सर इस फिनांस शब्द का डेवलपमेंट कैसे हुआ, ध्यान दीजिएगा। फिनांस के डेवलपमेंट की अगर आप लोग बात करते हैं तो अभी के हिसाब से हम लोग फिनांस को, जिसको आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट कहते हैं, एक डिफरेंट एरिया ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं रहता है, ऐसा हमेशा से नहीं था कि हम लोगों को फिनांस को अलग से पढ़ना होता था, एक डिफरेंट एरिया ऑफ स्टडी की तरह इमर्ज करना होता था। पहले क्या होता था सर, जो आपका फिनांस है ना वो इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा होता था, और जो आपका फिनांस मैनेजर है उसको स्पेसिफिकली एक दो एक्टिविटी के अंदर फंड रेज करना है या इन्वेस्ट करना है, इसी पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर उसको याद किया जाता था। यानी कि बुनियादी तौर पे प्रोक्योरमेंट एंड द इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड के केस में एक फिनांस मैनेजर को याद किया जाता था। पहले की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका फिनांस है ना वो बेसिकली क्या था, आपका इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा था। तो आप लोग कह सकते हो, आप इसको बेसिकली एक सेंटर पॉइंट लेके चल सकते हो सर, आपका सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी। सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी का मतलब आप लोग मोटा मोटा कह सकते हो सर वो दौर था 1950 का, ठीक है। अब 1950 से पहले का एक टाइम पीरियड है, 1950 के बाद का एक टाइम पीरियड है। 1950 से पहले का जो एक टाइम पीरियड है ना, ये आपका टाइम पीरियड है, इसको हम लोग बेसिकली ट्रेडिशनल फेज के नाम से जानते हैं, ये आपको नोट कर लेना है, क्लियर है। तो फिनांस के अंदर ये ट्रेडिशनल फेज था, और आफ्टर द जो आपका 1950 है सर, अभी क्या चल रहा है सर, अभी आपका बेसिकली मॉडर्न फेज चल रहा है। तो कुल मिलाकर के इवोल्यूशन ऑफ, अगर आप लोग बेसिकली या डेवलपमेंट ऑफ द फिनांस की बात करते हैं, तो एक आपका बिफोर द 1950s का टाइम पीरियड था, और एक आपका आफ्टर द 1950s का टाइम पीरियड था। दो फेज हो गए, एक आपका ट्रेडिशनल फेज हो गया, एक आपका मॉडर्न फेज हो गया है। ट्रेडिशनल फेज के अंदर बुनियादी तौर पे हम लोग बेसिकली फिनांस को इकोनॉमिक्स का ही हिस्सा मान करके चलते थे। ये बात आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर रखना है। अब हुआ क्या, ओवर द टाइम पीरियड चीजें बदलती गई, ग्लोबलाइजेशन आ गया, जैसे मार्केट एक्सपेंड होने लगा, अलग अलग टूल्स मार्केट के अंदर आ गए, बिजनेस के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ने लगी, फंड का एक हैवीली इन्वॉल्वमेंट होने लगा, जिनके चलते 1950s के बाद जो आपका सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी है, उसके बाद हमने देखा और हमने बेसिकली क्या किया, एक मॉडर्न फेज को इंट्रोड्यूस किया, जहां पर हम लोगों ने एक अलग एरिया ऑफ इंटरेस्ट बना दिया, जिसको आप लोग कहते हैं फिनांस, और उसके मैनेजमेंट की हमें जरूरत पड़ी है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं दोनों फेज को पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग स्कोप की बात करते हैं एंड कॉन्सेप्ट ऑफ द फिनांस की बात करते हैं, तो यहाँ पे ओवर द टाइम पीरियड यहाँ पे सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं सर, सबसे पहले अगर इनिशियली अगर आप लोग बात करते हैं, तो इसका मेन जो कंसर्न होता था ना, वो क्या होता था सर, फंड को रेज करना होता था, ठीक है। क्या करना होता था, फंड को रेज करना होता था। लेकिन जैसे जैसे आपका ग्रोथ ऑफ द कॉर्पोरेशन हुआ, मैंने बताया ना, ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करने लगी, ग्लोबलाइजेशन हुआ, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हुआ, इसके अलावा आपके जो बिजनेसेस है उनके अंदर कॉम्प्लेक्सिटी देखने को मिली, तो जो आपका स्कोप ऑफ द फिनांस है वो एक्सपेंड हो गया कंसीडरेबली। समझ में आया, यानी कि इसको क्या किया गया, एक्सपांड किया गया। और बुनियादी तौर पे इवोल्यूशन ऑफ द फिनांस की अगर आप लोग बात करते हैं, तो हमारे पास दो फेज आ जाएंगे, एक आपका ट्रेडिशनल फेज आ जाएगा, एक आपका मॉडर्न फेज आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, मैंने बताया ट्रेडिशनल फेज के अंदर, अभी आपको बहुत क्लियरली एक शब्द बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आएगा एग्जामिनेशन के अंदर, सर ट्रेडिशनल फेज कहां पे था सर, मैंने अभी अभी आपको बताया बिफोर जो आपका 1950s का टाइम पीरियड है वो ट्रेडिशनल फेज था। और यहां पर बुनियादी तौर पे हमारा एक ही मोटिव होता था सर, वो आपका था प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। क्लियर है, क्या था आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन हमारा मेन मोटिव होता था। लेकिन मॉडर्न फेज की अगर आप लोग बात करते हैं, तो मॉडर्न फेज किसको कंसीडर कर रहे हैं सर, आफ्टर द 1950s का जो टाइम पीरियड था। और यहाँ पे हम लोगों ने एक और कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज किया, जिसको आप लोग कहते हैं सर आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दोनों चीजों पे काम किया जाता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एज वेल एज द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। और यहाँ पे हम लोग सिर्फ किस पे काम करते थे सर, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर काम करते थे। क्लियर है, ये आपको समझना है। तो आई होप कि क्लैरिटी मिल गया होगा, डेवलपमेंट या द इवोल्यूशन ऑफ द फिनांस कैसे रहा, ठीक है। अब हम वन बाय वन करके ट्रेडिशनल फेज को पढ़ लेते हैं। अच्छा ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक आपने हमारे दोनों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेक श्योर करके चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड किया है, वहां पर जाकर के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि जितना भी स्टडी मटेरियल है मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर प्रोवाइड
कर सकूं, और अगर आप लोग दोनों चैनल को सब्सक्राइब करके रखते हैं तो हमारी इंपॉर्टेंट क्लासेस का नोटिफिकेशन आप सभी को समय रहते मिल सकेगा। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला फेज क्या है माय डियर फ्रेंड्स, आपका बेसिकली ट्रेडिशनल फेज ऑफ द फिनांस रहेगा। मैंने बताया था सर ये जो बेसिकली आपका फेज है ना, ये कब तक का था? आपका था बेसिकली बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी अप टू द 1950s, या फिर आप लोग कहेंगे, आप लोग कह सकते हैं फर्स्ट हाफ ऑफ द 20s का जो फर्स्ट हाफ है, या बिफोर द 1950s, ये आपका टाइम पीरियड कंसीडर किया जाता है। और मैंने आपको बताया फिनांस उस टाइम पे ब्रांच ऑफ द इकोनॉमिक्स ही माना जाता था, इसको अलग से स्टडी नहीं किया जाता था। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का पार्ट है तो कोई स्पेशल हमें रिक्वायरमेंट नहीं थी फिनांस मैनेजर की। जो प्राइमरी एम्फसाइज किया जाता था यहाँ पर 1950 से पहले, सर हम लोग बेसिकली अगर आप किसी कॉर्पोरेशन की फॉर्मेशन करनी है उस टाइम पे फिनांस मैनेजर की जरूरत होती थी, किसी सिक्योरिटीज को इशू करना है तो फिनांस मैनेजर की जरूरत होती थी, अगर आपको मर्जर या रीऑर्गेनाइजेशन करना है तो फिनांस मैनेजर की जरूरत होती थी, अगर आपको लॉन्ग टर्म फंड बेसिकली रेज करना है तो फिनांस मैनेजर की जरूरत होती थी। कुल मिलाकर कि हम लोग कह सकते हैं इसको इकोनॉमिक्स का पार्ट माना जाता था। और अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान देंगे ना, जो आपका ट्रेडिशनल फेज है वो बेसिकली आपके एक्सटर्नल यूजर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिजाइन किया गया था। सर आप लोग क्या कहेंगे, जितने भी आपके क्या है एक्सटर्नल यूजर्स है, एक्सटर्नल यूजर्स जैसे आप लोग कह सकते हो आपके इन्वेस्टर्स हो गए, आपके बेसिकली बैंक्स हो गए, या फिर आपके जो कस्टमर हो गए, यानी कि हम लोग ये मान के चलते थे फिनांस को हम लोग ऐसे ट्रीट करके चलते थे जैसे ये आपका एक एक्सटर्नल एक्टिविटी है रेदर देन इंटरनल मैनेजरल फंक्शन। ठीक है ना, मैनेजरल फंक्शन इंटरनल मैनेजरल फंक्शन की तरह नहीं समझते थे हम, इसको कैसे मान के चलते थे, एक्सटर्नल एक्टिविटी की तरह मान करके चलते थे। यहाँ पे एक्सटर्नल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये आपको याद रखना है, एक्सटर्नल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से इसको बेसिकली कंसीडर किया जाता था। समझ में आया? तो ये क्या हो गया सर, आपका ट्रेडिशनल फेज ऑफ द फिनांस हो गया है, जिसको आपको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना। सर कुछ कुछ फीचर्स आपके ट्रेडिशनल फेज के अंदर भी रहती थी जिनको आपको पढ़ना है। सबसे पहली बात तो यहाँ पे एम्फसाइज किया जाता था किसको सर, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड को। सर इसका क्या मतलब है? सर बेसिकली यहाँ पे द मेजर कंसर्न वाज हाउ ए बिजनेस कुड रेज ए कैपिटल फ्रॉम ए वेरियस सोर्स। माने मैंने पहले भी बताया है सर, कोई भी बेसिकली आपका बेसिकली बिजनेस है वो कौन कौन से बेसिकली कैपिटल रेज कर सकता है, कौन कौन से रिसोर्सेज से, यहाँ पे बेसिकली इतना ही फोकस किया जाता था। और ये एक्सटर्नल ओरिएंटेशन रखता था, माने ये फोकस करता था किसके पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर, सर आपके एक्सटर्नल यूजर जैसे इन्वेस्टर हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, कैपिटल मार्केट हो गया, रेदर देन द मैनेजमेंट। यानी कि इंटरनल पॉइंट ऑफ व्यू को नेग्लेक्ट करके हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर फोकस करके चलते थे। सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा, सबसे जरूरी जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगा ये रहेगा एपिसोडिक नेचर। सर एपिसोडिक नेचर का मतलब होता है यहाँ पे जितने भी आपके फाइनेंशियल डिसीजन हैं उनको हम लोग किसी स्पेशल इवेंट के दरमियान ही कंसीडर करके चलते थे। ठीक है, जब भी आप लोग बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजंस को किसी एक स्पेशल इवेंट के दरमियान कंसीडर करके चलते हैं तो ये जो नेचर है ना ये आपका एपिसोडिक नेचर कहलाता है। जैसे अगर आपको कंपनीज का इनकॉर्पोरेशन करना है, अगर आपको बिजनेस का एक्सपांशन करना है, या आपको रीऑर्गेनाइजेशन करना है, या लिक्विडेशन करना है, ठीक है, इन तमाम केसेस में ये स्पेशल इवेंट हो गए, तभी हम लोग बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन को कंसीडर करके चलते थे। ठीक है, तो ये जो आपका नेचर है ये एपिसोडिक नेचर कहलाता है। अगला पॉइंट रहेगा फोकस ऑन द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग, यानी कि हम लोग बेसिकली जैसे आपका लॉन्ग टर्म के अंदर इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया, आपके डिबेंचर्स हो गए, और जितने भी आपके लॉन्ग टर्म लोन हो गए, यहाँ पे हम लोग बेसिकली ज्यादा फोकस करके चलते थे। और यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव अप्रोच देखने को मिलता था, और यहाँ पे आपका जो एसेट मैनेजमेंट है ना उसको नेग्लेक्ट किया जाता था, अवॉइड किया जाता था। ठीक है, तो दीज आर द वेरी बेसिक फीचर्स ऑफ द ट्रेडिशनल फेज ऑफ द फिनांस, जिसको आपको एक बार पढ़ लेना है और एग्जामिनेशन के अंदर अच्छे से अपने आंसर को फ्रेम करना है, ताकि एग्जामिनर को लगे कि सामने वाले बंदे के अंदर कुछ दम है, उसने अच्छे से इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर मालूमात हासिल की है। तो यहां तक हमने क्या पढ़ा सर, यहां तक हम लोगों ने डेवलपमेंट ऑफ द फिनांस के अंदर हम लोगों ने ट्रेडिशनल फेज ऑफ द फिनांस को कंप्लीट कर लिया है। नाउ इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड
अंडरस्टैंड मॉडर्न फेज ऑफ द फिनांस। मैंने बताया आफ्टर द 1950s या फिर आप लोग कहेंगे सेकंड हाफ ऑफ द 20th सेंचुरी है, उसको क्या माना जाता है सर? मॉडर्न फेज ऑफ द फिनांस माना जाता है। यहाँ पर मैंने लिखा भी हुआ है, ये आपका कब इमर्ज हुआ था सर? 1950s के अंदर इमर्ज हुआ था, आफ्टर द 1950s। और इसने जो पॉपुलैरिटी गेन की वो 1960 के अंदर ही गेन कर ली थी इस अप्रोच ने, ठीक है ना। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे हम लोग केवल और केवल प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड तक सीमित नहीं है, बल्कि उस फंड को कैसे इफेक्टिवली एलोकेट करना है और किस तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करना है, ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है। पहले क्या होता था? केवल प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड होता था। अभी क्या है? उसका एलोकेशन और यूटिलाइजेशन भी बेसिकली फाइनेंसिंग के अंदर कंसीडर किया जाता है। समझ में आया? और क्योंकि यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका ये आफ्टर द 1950s है, या आप लोग कहेंगे मॉडर्न फेज के अंदर ना फिनांस है वो आपका बेसिकली क्या बन गया सर? आपका मैनेजरल डिसिप्लिन कंसर्न बन गया। माने ऐसे डिसीजन जो मैनेजरल डिसिप्लिन के हिसाब से होते हैं, हर एक वो एक्टिविटी जिसका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है, वहां पे आपको बेसिकली फिनांस को मैनेज करने की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया सर? ये आपका बेसिकली क्या रह गया? मॉडर्न फेज ऑफ द फिनांस हो गया। और मैंने बताया सर, अगर आप लोग 1950s को अगर आप लोग सेंटर पॉइंट बना करके चलते हैं तो आपको प्लीज समझना है, इससे पहले जो ट्रेडिशनल फेज था ना, वहां पे हम लोग बेसिकली किसकी बात करते थे सर? हम लोग बुनियादी तौर पे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते थे, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते थे। आफ्टर द 1950s की बात करते हैं तो हम यहाँ पे न केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं, बल्कि हम लोग यहाँ पे बुनियादी तौर पे आपके वेल्थ, सॉरी आपका स्पेलिंग गलत हो गया, क्या हो जाएगा? बेसिकली आप लोग क्या कहेंगे सर? आपके वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर भी हम लोग बेसिकली एम्फसाइज करते हैं, ठीक है। तो ये आपका आफ्टर द 1950s वाला जो पीरियड है, इसको आप लोग क्या कहते हैं सर? ये आपका मॉडर्न फेज है। और ये आपका क्या कहलाता है सर? ये आपका कैसा फेज था? ये आपका ट्रेडिशनल फेज था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है, ताकि चीजों की क्लैरिटी आपको हो सके, ठीक है। तो ये आपका समझ में आया एग्जैक्टली मॉडर्न फेज ऑफ द फिनांस क्या होता है। अब काफी इंपॉर्टेंट बातें आपको समझाने वाला हूं। यहाँ पर हम लोग फीचर्स को पढ़ेंगे। किसकी फीचर्स हैं सर? मॉडर्न फेज की। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ब्रॉडर स्कोप देखने को मिला। ब्रॉडर स्कोप का मतलब क्या है? यहाँ पे हम लोग बेसिकली केवल आपका प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उसका इफेक्टिव एलोकेशन एंड यूटिलाइजेशन भी हमने करना सीखा। तो ये जो बेसिकली क्या हो गया? ब्रॉडर स्कोप ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट हो गया। किसके अंदर सर? आपका मॉडर्न फेज के अंदर, ठीक है। अब इसी तरीके से आप लोग क्या कहेंगे सर? यहाँ पे डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच। डिसीजन ओरिएंटेड अप्रोच का मतलब यहाँ पे उन डिसीजन को भी मैनेज किया जाता है जिनका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है। तो सर ये क्या हो गया? आपका दूसरा पॉइंट हो गया। इसी तरीके से देयर इज ए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव। अभी अभी मैंने आपको बताया, जो आपका ट्रेडिशनल फेज था वहां पे केवल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। अब यहाँ पे लिखना ये है कि सर प्रॉफिट के साथ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, नॉट ओनली द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। केवल वेल्थ मैक्सिमाइजेशन नहीं है। प्राइमरी गोल क्या है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है। सेकेंडरी गोल क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है। इसी तरीके से ये जो आपका बेसिकली मॉडर्न फाइनेंसिंग पेज है, ये अपने आप में आपका कंटीन्यूअस फंक्शन माना जाता है, यानी कि ये कंटीन्यूअस एक्टिविटी है। इट्स नॉट ए स्टेज की जिसके ऊपर आप लोग पहुंच जाते हैं। जैसे जैसे चीजें और बेटर होती जाती हैं, आपको और एडवांसमेंट करना होता है। समझ में आया? ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव भी चेंज हो गया। आपका ट्रेडिशनल फेज के अंदर हमारा जो प्रोस्पेक्टिव हो केवल और केवल एक्सटर्नल यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सोचते थे, लेकिन यहाँ पे दोनों इंटरनल एज वेल एज द एक्सटर्नल प्रोस्पेक्टिव को इंक्लूड किया गया है। अगला पॉइंट रहेगा सर साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच का मतलब क्या है? यहाँ पर हम लोगों ने उन क्वांटिटेटिव टेक्निक्स को बेसिकली और फाइनेंशियल मॉडल्स को अडॉप्ट किया, अंडरस्टैंड किया, जो बेसिकली प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के अंदर हमारी हेल्प करते हैं। इसका मतलब आप लोग क्या कहेंगे? साइंटिफिक अप्रोच हो गया है। सर यहाँ पे रिस्क रिटर्न एनालिसिस भी बेसिकली एक पॉइंट है, और ये आपका रहेगा टाइम वैल्यू एंड मनी। देखिए टाइम वैल्यू एंड मनी को मैं टीवीएम के नाम से बताता हूं, यहां पर मैं इस वीडियो के अंदर चर्चा नहीं करूंगा, क्योंकि जो आपका चैप्टर 2 है ना माय डियर फ्रेंड्स, वो पूरा का पूरा किस पे बेस्ड रहेगा? टाइम वैल्यू और मनी के ऊपर बेस्ड रहेगा। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी के ऊपर मैं काफी डिटेल में आप सभी के साथ चर्चा कर लूंगा, ठीक है। अभी के लिए आपको यह समझना है सर ट्रेडिशनल फेज क्या है, मॉडर्न फेज क्या है। बुनियादी तौर पे ट्रेडिशनल फेज से मॉडर्न फेज के अंदर जब हम लोग आए तो क्या क्या चेंजेज आए। अब एक सवाल एग्जामिनर ये भी दाग सकता है कि सर आप लोग ट्रेडिशनल से मॉडर्न के अंदर आए हैं, इनिशियली द फिनांस वाज द पार्ट ऑफ द इकोनॉमिक्स, बट अभी आप लोग क्या करते हैं? फिनांस को एक सेपरेट एरिया ऑफ इंटरेस्ट की तरह ट्रीट करते हैं, सेपरेट ब्रांच की तरह पढ़ते हैं। ऐसे क्या कारण थे जिनकी
जिनकी वजह से ये सब चीजें हुई। तो मैंने इनिशियली आपको बताया था सर, मॉडर्नाइजेशन हुआ, ग्लोबलाइजेशन हुआ, इनकॉर्पोरेशन जो कंपनीज का है वो बड़े लेवल पे होने लगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कॉम्प्लेक्सिटी आ गई, देयर इज ए टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, जिनकी वजह से हमें बेसिकली ट्रेडिशनल फेज से कहां पर शिफ्ट होना पड़ा, मॉडर्न फेज के अंदर शिफ्ट होना पड़ा। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे सर? कुल मिलाकर के आप लोग कहेंगे सबसे पहला है देयर इज ए ग्रोथ ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेशन, माने पहले छोटी छोटी कॉर्पोरेशन थी, उनके हिसाब से हम बेसिकली प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड को लेकर के काम चला लेते थे, लेकिन जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती गई वहां पे फंड का जो फ्लो है उसका मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती गई, और यहाँ पे उसके बेसिकली सिर्फ प्रोक्योरमेंट की बात नहीं हुई, उसकी यूटिलाइजेशन और एलोकेशन की भी बात हुई। दैट्स व्हाई आप लोग क्या कह सकते हो सर, पहला कारण क्या है? पहला कारण है ग्रोथ ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेशन। क्लियर है? दूसरा, देयर इज ए सेपरेशन बिटवीन द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट। आप सभी जानते हैं आपका ओनर अलग है और मैनेजमेंट अलग है, तो हमें किसकी जरूरत पड़ी? प्रोफेशनल मैनेजमेंट मैनेजर्स की जरूरत पड़ी। ठीक है, एक बड़ा कारण ये है सर, कैपिटल मार्केट के अंदर डेवलपमेंट आ गया, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई सर, आपका बेसिकली कंपटीशन इंक्रीज हो गया, एक ये भी बड़ा कारण है। और यहाँ पे एम्फसाइज किया जाता है आज के टाइम पे शेयर होल्डर की वेल्थ को, यानी कि जो आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट है ना, तो ये भी एक बड़ा कारण है जिसको आप लोग कंसीडर कर सकते हैं। तो 6 कारण है जिनकी वजह से हमने ट्रेडिशनल टू मॉडर्न फेज के अंदर क्या कर लिया? शिफ्ट कर लिया। सबसे पहला कारण ग्रोथ ऑफ द लार्ज कॉर्पोरेशन, सेकंड कारण क्या है? सेपरेशन ऑफ द ओनरशिप एंड द मैनेजमेंट, तीसरा है डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल मार्केट, चौथा क्या रहेगा? टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, पांचवा क्या रहेगा? कंपटीशन इंक्रीज हो गया, और छठा क्या रहेगा? देयर इज एम्फसाइज ऑन द शेयर होल्डर्स वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, तो ये आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो गया है, आपको समझ में आ गया होगा। ऐसा व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि एग्जैक्टली हम लोगों को एग्जैक्टली किस किस तरीके से इवोल्यूशन किया फिनांस के अंदर। कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसके अंदर मैं आपके डाउट के सॉल्यूशन भी लेके आने वाला हूं, तो कहीं पे भी इतू सा भी अगर आपको डाउट रहता है तो प्लीज आप लोग मेक श्योर करके कमेंट जरूर कीजिएगा। क्लियर है? और हाँ, ये भी बताइएगा आपको ये सेशन कैसा लग रहा है। सेशन पसंद आ रहा है तो फटाफट से वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इतना अगर आपने क्लियरली समझ लिया तो अब हम बात करने वाले हैं सर, जो आपका फिनांस मैनेजर होता है, या जिसको देसी लैंग्वेज में आप लोग फाइनेंस मैनेजर बोलते हैं, उसके फंक्शंस क्या है। ठीक है, सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा सर, फिनांस मैनेजर कौन होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए बेसिकली जिम्मेदार होता है, यानी कि जो बेसिकली फाइनेंशियल डिसीजन का केयर टेकर होता है, वो क्या कहलाता है? वो आपका फिनांस मैनेजर कहलाता है। यही डेफिनेशन मैंने आप सभी के सामने लिखी हुई है। देखिए क्या लिखा हुआ है, मैंने बताया अगर आप लोग मॉडर्न फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग बात करते हो, तो जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर है ना, वो आपका एक्ट करता है किसकी तरह सर? आपका कस्टोडियन। कस्टोडियन माने केयर टेकर ऑफ द फर्म्स फाइनेंशियल रिसोर्सेज। ठीक है ना, फर्म के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है उनके कस्टोडियन की तरह कौन काम करता है? फाइनेंशियल मैनेजर काम करता है। एंड ये क्या करता है? सीक टू मैक्सिमाइज द वैल्यू ऑफ द फर्म। ठीक है ना, यानी कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर ये बेसिकली काम करता है। इसके अलावा आप लोग क्या कह सकते हो देसी लैंग्वेज में सर, जो आपका फाइनेंशियल मैनेजर है वो अपने आप में एक ऐसा पर्सन होता है जो बेसिकली मैनेज करता है किसको सर? जो आपके फाइनेंशियल फंक्शन है, किसके फाइनेंशियल फंक्शन? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के। एंड जो रिस्पॉन्सिबल होता है डिसीजन मेकिंग के लिए, किससे रिलेटेड सर? इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, फिनेंसिंग से रिलेटेड, डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड, और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, अच्छे से इस बात को अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लेना है कि सर फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर से पहले फाइनेंशियल मैनेजर का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर। अब ये फंक्शन है ना, कहीं ना कहीं वही 3 डिसीजन के ऊपर आके टिक जाते हैं जो हम लोगों ने पहले भी पढ़े हुए। सर अगर आप लोग देखेंगे 3 तरीके के डिसीजन मेकिंग हम लोग करते हैं, एक आपका फिनेंसिंग डिसीजन होता है, एक आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन होता है, एक आपका बेसिकली डिविडेंड डिसीजन होता है। और ये तीनों ही काम कौन करता है सर? ये आपका फाइनेंशियल मैनेजर काम करता है। तो फाइनेंशियल मैनेजर आपका प्लानिंग से लेके कंट्रोलिंग करता है, यानी कि किस तरीके से फंड को रेज करना। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हो सर, फाइनेंशियल प्लानिंग करना का फाइनेंशियल प्लानिंग किसकी जिम्मेदारी होती है? फिनांस मैनेजर की जिम्मेदारी होती है, और ये फाइनेंशियल मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, अब फाइनेंशियल प्लानिंग करने के बाद उसका बेसिकली प्रोक्योरमेंट कहां से करना है, ये किसका जिम्मेदारी होता है? ये भी सर आपके मैनेजर का जिम्मेदारी होता है। कुल मिलाकर के आप लोग यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, ये आपका फाइनेंशियल प्लानिंग करना,
फिनांस मैनेजर का जिम्मेदारी होता है, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड फिनांस मैनेजर का जिम्मेदारी होता है। इसके अलावा सर आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ध्यान दीजिएगा, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मतलब क्या है सर, जो आपने फंड को रेज किया है उसको आपको इन्वेस्ट करना है ताकि आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। क्या मिल सके? आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। क्लियर है? क्या मिल सके सर? आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल सके। तो ये जो आपका डिसीजन है ये क्या कहलाता है सर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन कहलाता है। और फिनेंसिंग डिसीजन के अंदर हम लोग ये देखते हैं हमारा डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो क्या रहेगा। इसके अलावा ध्यान दीजिएगा, जब भी आप लोग बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट का मतलब क्या है, डेली एक्टिविटी के अंदर, ध्यान दीजिएगा, डेली एक्टिविटी के अंदर भी आपको फिनांस की जरूरत होती है। तो वो जो आपका फिनांस है, वो जो पैसा है, वो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट कहलाता है। कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे सर? फाइनेंशियल प्लानिंग करना, प्रोक्योरमेंट ऑफ द फंड करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना, इसके अलावा फिनांसिंग डिसीजन, उसके अलावा वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये सब किसकी जिम्मेदारी है सर? फिनांस मैनेजर की जिम्मेदारी है। सर फिनांस को कंट्रोल करना ये इसका जिम्मेदारी है। फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करना फाइनेंशियल मैनेजर का जिम्मेदारी है। रिस्क मैनेजमेंट करना ये भी इसका जिम्मेदारी है। लिक्विडिटी मैनेजमेंट करना ये भी फिनांस मैनेजर का जिम्मेदारी है। और डिविडेंड डिसीजन ये भी क्या है सर? आपका फिनांस मैनेजर का जिम्मेदारी है। कुल मिलाकर के इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा सर? प्रॉफिट वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। किसके साथ सर? आप लोग क्या कहेंगे? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ क्या करना है? वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करना है। ये कौन किसका टारगेट रहता है? फाइनेंशियल मैनेजर का टारगेट रहता है। ठीक है, यानी कि उसको ये करना है एग्जैक्टली क्या करना है कि एग्जैक्टली कैसे आपका वेल्थ मैक्सिमाइजेशन किया जाए। समझ में आया? आई होप कितनी क्लैरिटी आपको मिल गया होगा। बाकी ये जो 3 डिसीजन है, 3 डिसीजन कौन से हैं सर? आपका एक पहला कौन सा रहता है जिसको आप लोग बेसिकली फाइनेंसिंग डिसीजन के नाम से जानते हैं। दूसरा कौन सा रहेगा सर? आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन के नाम से जानते हैं। और तीसरा क्या रहेगा जिसको आप लोग बेसिकली डिविडेंड डिसीजन के नाम से जानते हैं। इनको मैं अभी आपको कराऊंगा वन बाय वन करके काफी डिटेल में। अगर क्वेश्चन आता है फंक्शन ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजर क्या होता है, तो धड़ाक से आपको ये सारे पॉइंट लिख के आने हैं और अच्छे से इनका एक्सप्लेनेशन देना है। क्लियर है? अब हम बात करते हैं वन बाय वन करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फाइनेंसिंग डिसीजन और डिविडेंड डिसीजन को लेकर के। सबसे पहले मैं आज बेसिकली चर्चा करता हूं इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लेकर के। देखिए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मुद्दा सिंपल है। फंड आपके पास आ गया है, उस फंड को इन्वेस्ट कहां पे करना है। जब भी आप लोग फंड की बात करते हैं ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी फंड की बात करते हैं तो बुनियादी तौर पे आपको ये पता होना चाहिए सर इस फंड को एग्जैक्टली कहां पर इन्वेस्ट करना है। सबसे बड़ा सवाल क्या रहेगा सर? फंड को आपको बेसिकली कहां पर इन्वेस्ट करना है। अच्छा, उससे भी जरूरी है कब इन्वेस्ट करना है। माने आप लोग क्या कहेंगे? फंड को वेयर एंड व्हेन, एंड ये दूसरा जरूरी, तीसरी जो जरूरी बात है सर, हाउ मच। यानी कि 3 इंपॉर्टेंट बातें हैं, ध्यान से समझना। सर आपके पास जो फंड है उस फंड को कब इन्वेस्ट करना है, कहां पे इन्वेस्टमेंट करना है और कितना इन्वेस्ट करना है, ये कहां पे आएगा सर? ये आपका बेसिकली इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आप लोग क्या करते हैं? आप लोग इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करते हैं। सर फंड को कब, कहां पे और कितना इन्वेस्ट करना है, ये एक जरूरी बात होता है। और जब भी आप लोग इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं ना, तो 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट होते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक तो आप लोग बेसिकली फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? फिक्स्ड एसेट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरा बेसिकली आपका रहेगा लिक्विडिटी के अंदर, जिसको आप लोग वर्किंग कैपिटल कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग क्या कहेंगे सर? आपका एक वर्किंग कैपिटल के अंदर आएगा, तो इसको आप लोग बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के नाम से भी जानने वाले हैं, तो ये भी इसी का हिस्सा है। और फिक्स्ड एसेट के अंदर जो भी आप लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं ना, ये आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन के अंदर आता है, जो आपका यूनिट 2 या चैप्टर 3 रहने वाला है। तो ये क्या रहेगा सर? आपका कैपिटल बजटिंग रहेगा। ठीक है, तो कैपिटल बजटिंग के अंदर हम लोग क्या करेंगे? इन्वेस्टमेंट डिसीजन को देखेंगे कि इन फिक्स्ड एसेट के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, ये सारी बातें अभी मैं आगे आपको बताऊंगा, लेकिन अभी आपको समझ में आया सर यहाँ पे क्या इन्वॉल्व होता है? सिर्फ हमें डिसाइड करना होता है वेयर, व्हेन एंड हाउ मच मनी शुड बी इन्वेस्टेड टू अर्न द मैक्सिमम रिटर्न। क्या करना है सर? आपको मैक्सिमम रिटर्न को अर्न करना है, उसके लिए कितना पैसा, कब और कहां पे इन्वेस्ट करना है, ये डिसाइड करने का जिम्मेदारी किसके अंदर आता है सर? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। ठीक है, और यहाँ पे बुनियादी तौर पे आप लोग कह सकते हो डिसीजन रिगार्डिंग द सिलेक्शन एज वेल एज द अलोकेशन ऑफ द फंड अमंग वेरियस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी। समझ में आया? अलग अलग अपॉर्चुनिटी को बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट करने के प्लान है उनका सिलेक्शन करना और एलोकेशन करना, ये किसके अंदर आता है सर? ये इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आता है। क्लियर है? तो ये आपको समझ में आ गया होगा
सर डिसीजन मेकिंग के अंदर या डिसीजन जो आपका सॉरी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर हमें किस किस तरीके के डिसीजन लेने होते हैं, तो ये भी आपका फिनेंस मैनेजर का काम होता है। अब यहाँ पे जैसा कि मैंने आपको बताया दो तरीके के बेसिकली हमारे पास डिसीजन होते हैं। एक तो आप लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन की बात करते हैं जिसको कैपिटल बस्टिंग के नाम से जानते हो। एक आपका शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन रहेगा जिसको आप लोग वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर आप लोग कैपिटल बस्टिंग की बात करते हो तो यहाँ पे हम लोग बुनियादी तौर पे लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट या फिक्स्ड एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जैसे अगर आपने कोई मशीनरी परचेज करना है, अगर किसी बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कराना है, प्रोजेक्ट को एक्सपांड करना है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंदर पैसा लगाना है, तो ये सब कैपिटल बस्टिंग के अंदर आता है। ठीक है, यानी कि ये कहां पे आएंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आएंगे। ठीक है, अब इसी तरीके से शॉर्ट टर्म के अंदर सर हमें करंट एसेट के ऊपर बात करनी है, जैसे कितना इन्वेंट्री रहेगा, कैश, जैसे आपका डेटर हो गया, जैसे आपका मार्केटेबल सिक्योरिटीज होगी, ये तमाम चीजें कहां पर आती हैं सर, ये आपकी शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के अंदर आती है। और ये तमाम चीजें कहां पर आती हैं सर, आपकी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन के अंदर आती है। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट डिसीजन को पढ़ लीजिएगा, बड़ा आसान है, कोई ज्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा डिसीजन क्या रहेगा जिसको आप लोग फिनांसिंग डिसीजन कहते हैं। फिनांसिंग डिसीजन के अंदर बुनियादी तौर पे हम लोग ये कहते हैं सर, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो हमारे पास जो डेप्थ रहेगा और हमारा जो इक्विटी रहेगा, समझ में आया, जो हमारा डेप्थ रहेगा और इक्विटी रहेगा हमारी ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल के अंदर, उसके प्रपोर्शन को डिसाइड करना। क्या करना, उसके प्रपोर्शन को डिसाइड करना। माने अगर आप लोग फिनांसिंग डिसीजन की बात करते हो तो डेप्थ कितना रखना है अलोंग विद इक्विटी इन द कैपिटल कितना रखना है, इसके प्रपोर्शन को डिसाइड करने का काम फिनांसिंग डिसीजन के अंदर आता है। क्लियर है, और आप लोग यहाँ पे ये भी कह सकते हैं आपको डिसीजन लेना है रिगार्डिंग टू द सोर्सेज फ्रॉम विच द फंड विल बी रेज, यानी कि आपको फंड कहां से रेज करना है, किसके लिए सर, फिनांस की बिजनेस एक्टिविटी के लिए। ठीक है, कुल मिलाकर के आप लोग क्या कहेंगे सर, आपको फंड कहां से रेज करना है और डेप्थ वर्सेस द इक्विटी इन कैपिटल का प्रपोर्शन क्या रखना है, ये डिसीजन कहां पे लिया जाता है सर, ये फिनांसिंग डिसीजन के अंदर लिया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये भी डिसाइड करना है सर, सोर्सेज ऑफ द फंड क्या रहेंगे। तो हमारे पास दो तरीके के सोर्स होते हैं बुनियादी तौर पे, एक आपका इक्विटी फिनांसिंग होता है, एक आपका डेट फिनांसिंग होता है। इक्विटी के अंदर जैसे इक्विटी शेयर हो गया, प्रेफरेंस शेयर हो गया और रिटेन अर्निंग हो गया, तमाम चीजें आती हैं। डेट फिनांसिंग के अंदर डिबेंचर, बैंक लोन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और बॉन्ड आ जाते हैं। काफी डिटेल में बहुत आएंगे, चैप्टर 16 चैप्टर पढ़ने हैं तो वहां पर बहुत अच्छे से मैं पढ़ाने वाला हूं। अभी के लिए केवल आपको पता होना चाहिए कि भाई कितने सोर्सेज हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो ये क्लियर हो गया फिनेंसिंग डिसीजन के अंदर क्या करना है। डिविडेंड डिसीजन का मतलब क्या, देखिए आपने फंड वंड रेज कर लिया, डेप्ट इक्विटी का रेशियो डिसाइड कर लिया, फिक्स्ड एसेट और जो आपका लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म एसेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्टमेंट के बाद जो रिटर्न आता है, जो पैसा आता है, जो प्रॉफिट आता है, उस प्रॉफिट को अपने पास रखना है या डिविडेंड की टर्म में जो भी आपका बेसिक शेयर होल्डर है उनको दे देना है। तो रखोगे तो उसको रिटेन अर्निंग बोलते हैं और अगर आप लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो उसको आप लोग डिविडेंड बोलते हो। कितना पैसा रिटेन अर्निंग के अंदर जाएगा, कितना पैसा डिविडेंड के अंदर जाएगा, इस चीज का डिसीजन सर किसके अंदर लिया जाता है सर, डिविडेंड डिसीजन के अंदर लिया जाता है। माने आप लोग कह सकते हो सर यहाँ पे डिसीजन रिगार्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट बिटवीन द शेयर होल्डर एंड द रिटेन अर्निंग। मैंने बताया ना एग्जैक्टली हाउ मच प्रॉफिट आपको डिविडेंड की टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करना है, एग्जैक्टली कितना प्रॉफिट है जिसको आप लोगों को बेसिकली रिटेन करना है प्रॉफिट ग्रोथ के लिए, ये क्या कहलाएगा सॉरी फ्यूचर ग्रोथ के लिए, ये क्या कहलाएगा, डिविडेंड डिसीजन कहलाएगा। ठीक है, ये बहुत बेसिक और बुनियादी बात आपको समझनी है ताकि आप लोग इसको अच्छे से अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा सके। कुछ बुनियादी पॉइंट है, इंपॉर्टेंस ऑफ द डिविडेंड डिसीजन क्या होता है, एक बार ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे आई थिंक मेरे को कुछ समझाने की जरूरत है नहीं। सबसे जरूरी बात क्या है सर, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर हम लोग डिसीजन मेकिंग करते हैं। अभी अभी आपने पढ़ा होगा ना सर, मैंने अभी भी क्लियर किया कि हम लोग बेसिकली डिसीजन मेकिंग करते हैं। क्या करते हैं, डिसीजन मेकिंग करते हैं। और सर ये जो डिसीजन मेकिंग है ना, बेसिकली हम बुनियादी तौर पर बात कर रहे हैं जिनका फाइनेंशियल इंप्लीकेशन होता है। तो तीन तरीके के डिसीजन हो गए, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, फिनांसिंग डिसीजन
और तीसरा क्या है, डिविडेंड डिसीजन। मैंने क्या बताया, इन्वेस्टमेंट के अंदर सर आपको इन्वेस्ट कहां पे करना है ताकि आप लोग मैक्सिमम प्रॉफिटेबिलिटी को अचीव कर सके, ठीक है। फाइनेंसिंग डिसीजन के अंदर सर आपको फंड कैसे रेज करना है और डेट और इक्विटी का रेशियो प्रोपोर्शन क्या रखना है ताकि आप लोग एक अच्छे कैपिटल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सके, ठीक है। डिविडेंड डिसीजन के अंदर सर आपको प्रॉफिट कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए हमारे पास डिविडेंड पॉलिसी जाती हैं और इन तीनों को मिलाकर के हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या रहता है सर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन इज आवर मेन मोटिव। तो हमारा ये मेन मोटिव क्या रहेगा सर, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन रहेगा, तो ये आपको पढ़ लेना, ठीक है। अल्टीमेटली मैं इंडिविजुअल नहीं बोलूंगा, हम लोगों का मेन मोटिव ये रहता है कि सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के साथ हम लोग क्या करें, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन करें, और यही फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक कोर ऑब्जेक्टिव है अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न पॉइंट ऑफ द व्यू, ठीक है। अगर आप लोग ट्रेडिशनल की बात करेंगे तो हम लोग केवल कहां पर स्टक हो जाएंगे, फिर हम लोग प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर स्टक हो जाएंगे। तो ये समरी है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब एक सवाल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से भी पूछा जाता है और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन से भी पूछा जाता है, इसके अलावा रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ करके एक सवाल है। कुल मिलाकर के हमारा 90% ये चैप्टर है कंप्लीट हो गया है, ठीक है। तो ये तीनों तरीके के डिसीजन आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम बात करेंगे सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और शेयर होल्डर वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। इन शॉर्ट में सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के ऊपर आपको कमेंट करना है। हालांकि काफी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन हम लोग और थोड़ा डिटेल में जाकर के बेसिकली अभी अंडरस्टैंड चीजों को करने वाले हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की अगर आप लोग बात करते हो तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को एक सर्टेन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए स्टेबलाइज किया जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप लोग बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हो तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव होता है कि हम लोग ये एंश्योर कर सके कि आपका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, ताकि हम लोग बेसिकली बेनिफिट कर सके ओनर्स को। किसके ओनर्स को सर, फर्म के ओनर को, ठीक है। ट्रेडिशनली मैंने बताया था हम लोग कहां पर फोकस करते थे, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के ऊपर, लेकिन मॉडर्न फाइनेंसिंग के अंदर आप लोग बात करेंगे तो हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, शेयर होल्डर की वेल्थ मैक्सिमाइजेशन हमारा सुपीरियर ऑब्जेक्टिव रहता है। क्लियर है, हमारा क्या रहता है, सुपीरियर ऑब्जेक्टिव रहता है, बिकॉज हमें क्या करना है, ओवरकम करना है लिमिटेशन ऑफ द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड फोकस ऑन द इंक्रीजिंग द मार्केट वैल्यू ऑफ द फर्म। माने हमें क्या करना है, हमें अपनी मार्केट जो वैल्यू है फर्म की उसको इंक्रीज करने में बुनियादी तौर पे एक थोड़ा फोकस करना, ठीक है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और दूसरा क्या हो जाएगा सर, शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अंदर हमें बुनियादी तौर पे वो डिसीजन लेने चाहिए, वो एक्टिविटी करनी चाहिए जिनसे कहीं ना कहीं आपकी ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो। तो यही आपका प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन होता है, यानी कि आप लोग कह सकते हो सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जहां पर आप लोग मैक्सिमाइज करते हैं अर्निंग ऑफ द फर्म इन गिवन पीरियड। समझ में आया, यानी कि आपको फर्म की अर्निंग को क्या करना है, इंक्रीज करना। अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आप लोग कह सकते हो प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग द प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म। समझ में आया ना, जो भी आपकी फर्म है वो जो भी प्रॉफिट अर्न करती है उसको इंक्रीज करने का जो प्रोसेस है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कहलाता है। और अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच की बात करते हैं तो फर्म शुड अंडरटेक ऑल दोज एक्टिविटी दैट इंक्रीज इट्स प्रॉफिट, ठीक है ना। यानी कि ट्रेडिशनल जो अप्रोच थी उसके अंदर हमें केवल वही डिसीजन लेने होते थे, उन्हीं डिसीजन के ऊपर काम करना होता था जो कहीं ना कहीं हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो बेसिकली उसके प्रॉफिट को इंक्रीज करने में हमारी मदद करे। लेकिन अगर आप लोग वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करते हैं तो जो ये मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू का सुपीरियर और जो कोर कॉन्सेप्ट है वो क्या है सर, शेयर होल्डर मैक्सिमाइजेशन, वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। यानी कि आप लोग क्या करना है, आपको मैक्सिमाइज करना है किसकी मार्केट वैल्यू सर, आपकी फर्म की मार्केट वैल्यू या शेयर होल्डर ने जो इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी के अंदर किया है ना उसकी वैल्यू को। यानी कि आप लोग कह सकते हो इट इज द मॉडर्न एंड द वाइडली एक्सेप्टेड ऑब्जेक्टिव ऑफ द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये मैं आपको बता चुका हूं। तो ये कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जो हम लोगों ने काफी डिटेल में पढ़ ली है, ठीक है। तो इनको आप लोग एक बार जरूर गो थ्रो कर लीजिएगा। अब सबसे जरूरी बात है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं सर आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट की, ठीक है। जरूरी बात समझा रहा हूँ, लास्ट टॉपिक है, थोड़ा सा समझने वाला है, सिर्फ 10 मिनट की बात हो रहा है और ये लेक्चर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अगर आप
लोग यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट केवल फाइनेंशियल मैनेजमेंट नहीं है, यहाँ पर हम लोग बुनियादी तौर पे आपका डिसीजन मेकिंग करते हैं। सर क्या करते हैं? डिसीजन मेकिंग करते हैं। अब डिसीजन मेकिंग के अंदर ना आपको दो चीजें देखने को मिलती है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हर एक डिसीजन के अंदर कहीं ना कहीं आपको रिस्क भी देखने को मिलता है और कहीं ना कहीं आपको रिटर्न भी देखने को मिलता है। माने यहाँ पे इकोनॉमिक्स का एक बेसिक सा थ्योरम है, अगर आपने पढ़ा हो तो आई डोंट नो, एक आपका रिस्क जितना ज्यादा होगा ना उतना ही ज्यादा आपको क्या देखने को मिलता है? रिटर्न देखने को मिलता है। अब आपको समझना क्या है सर? आपको ये समझना है जब भी आप लोग कोई भी डिसीजन लेते हैं तो उस डिसीजन के अंदर ना कुछ अनसर्टेनिटी है, उसके कुछ रिस्क फैक्टर भी होता है और उस रिस्क फैक्टर के बिहा पे ही हमें रिटर्न मिलता है। तो जब भी आप लोग फाइनेंशियल मैनेजमेंट करते हैं तो हमें ट्रेड ऑफ करना पड़ता है बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न, यानी कि हमें एक कैलकुलेटेड रिस्क के हिसाब से मैक्सिमम रिटर्न को टारगेट करना होता है। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है जिसका टाइटल क्या है? रिस्क एंड रिटर्न। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं सर हर एक फाइनेंशियल डिसीजन के अंदर आपको क्या देखने को मिलता है? आपको ट्रेड ऑफ बिटवीन द रिस्क एंड द रिटर्न देखने को मिलता है। कुल मिलाकर के आप लोग ये कह सकते हैं वट एवर एन इन्वेस्टर इन्वेस्ट इन द शेयर, शेयर के अंदर इन्वेस्ट करें, डिबेंचर के अंदर इन्वेस्ट करें, म्यूचुअल फंड और कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करें या किसी नए प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करें, जितने भी वो डिसीजन लेता है ना वो कुछ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स के बेस पे होते हैं एंड उनके साथ कुछ ना कुछ आपकी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आप लोग क्या कहेंगे? सर रिस्क एंड रिटर्न आर कंसीडर आर द टू फंडामेंटल डायमेंशन, यानी कि ये क्या है सर? टू फंडामेंटल डायमेंशन ऑफ द इन्वेस्टमेंट है एंड द financing decision है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ द फर्म मैनेजर इज टू अचीव एन ऑप्टिमम बैलेंस बिटवीन द, ये जरूरी बात है सर, फिनांस मैनेजर को एक ऑप्टिमम बैलेंस रखना है रिस्क और रिटर्न के बीच में ताकि मैक्सिमाइज शेयर होल्डर वेल्थ किया जा सके। ठीक है, यानी कि हमारा मेन मोटिव क्या रहेगा? अभी मैक्सिमाइज करना है शेयर होल्डर की वेल्थ को, तो हमें यहाँ पे एक आपका ऑप्टिमम बैलेंस बना करके चलना। ठीक है, उस ऑप्टिमम बैलेंस को मेंटेन करने का जिम्मेदारी किसका होता है? सर आपके फिनांस मैनेजर का होता है। ठीक है, यहाँ पे एक शब्द आया रिटर्न। रिटर्न आप लोग जानते हैं सर आपने कितना गेन किया है या कितना बेनिफिट किया है, जो भी बेनिफिट आपने अर्न किया है किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर एक स्पेसिफिक पीरियड के अंदर, वो क्या कहलाता है? सर आपका रिटर्न कहलाता है। या आप लोग कह सकते हैं इट इज द रिवॉर्ड रिसीव्ड बाय ए इन्वेस्टर फॉर द इन्वेस्टिंग फंड एंड द बियरिंग द रिस्क, यानी कि उसने जो रिस्क झेला उसके बदले में जो उसको इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर बेसिकली जो रिवॉर्ड मिलता है वो क्या कहलाता है? सर रिटर्न कहलाता है। और रिटर्न जैसे आप लोग कहेंगे, जैसे शेयर्स की टर्म में आपको डिविडेंड मिल गया, जैसे डिबेंचर की टर्म में आपको इंटरेस्ट मिल गया, जैसे आप लोग शेयर प्राइसिंग के अंदर कैपिटल एप्रिसिएशन की बात कर सकते हैं, अगर आप लोग प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो रेंटल इनकम, ये तमाम चीजें क्या हैं सर? ये रिटर्न की कैटेगरी के अंदर आती है। रिस्क का मतलब क्या होता है? किसी भी डिसीजन के साथ ना देयर इज ए पॉसिबिलिटी दैट एक्चुअल रिटर्न में डिफर फ्रॉम द एक्सपेक्टेड रिटर्न, ये जो आपका बेसिकली चेंज आता है ये क्या कहलाता है? सर रिस्क कहलाता है। ठीक है, रिस्क को आप लोग कह सकते हो इट इज ए अनसर्टेनिटी रिगार्डिंग द फ्यूचर आउटकम। ऑब्वियस सी बात है फ्यूचर आउटकम के अंदर एक अनसर्टेनिटी होता है जिसको आप लोग क्या कहते हैं? सर बेसिकली आप लोग यहाँ पे रिस्क कहते हैं। जैसे आपके शेयर्स का प्राइस फॉल हो गया, बिजनेस के अंदर लॉस हो गया, इकोनॉमिक रिसेशन आ गया, अगर आपका इंटरेस्ट रेट बढ़ गया, तो ये सब कैसे फैक्टर हैं? सर रिस्क फैक्टर है, यानी कि जो भी अनसर्टेनिटी है ना वो क्या कहलाती है? सर रिस्क कहलाती है। समझ में आया? तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। जैसे रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ की बात करते हैं तो जैसे रिस्क लेवल है और एक्सपेक्टेड रिटर्न है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अंदर रिस्क लो है तो रिटर्न भी लो है। अगर आप लोग बैंक डिपॉजिट की बात करते हैं रिस्क लो है लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न मॉडरेट है। जैसे अगर आप लोग डिबेंचर की बात करते हो तो दोनों चीजें डिबेंचर के अंदर क्या होती हैं? मॉडरेट होती है। इक्विटी शेयर के अंदर रिस्क हाई होता है लेकिन एक्सपेक्टेड रिटर्न भी हाई होता है। अगर आप लोग स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की बात करते हो तो रिस्क बहुत हाई होता है तो आपको रिटर्न भी बहुत ज्यादा हाई देखने को मिलता है। सीधा सीधा इकोनॉमिक्स है सर, जो आपका रिस्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? रिटर्न के। ठीक है, तो जरूरी सवाल है, जरूर इसको अपने दिलो दिमाग और जहन के अंदर बैठा लीजिएगा। सर रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ से सवाल हर साल एग्जामिनेशन के अंदर पूछा जाता है। इसके अलावा सर से प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, अब इन दोनों टॉपिक को एक्सप्लेन करेंगे तो आपको ट्रेडिशनल और मॉडर्न फेज दोनों पता होना चाहिए, तभी आप लोग बेटर वे में इसको समझा पाएंगे। ठीक है, और इसके अलावा इन्वेस्टमेंट डिसीजन, डिविडेंड डिसीजन और फाइनेंसिंग डिसीजन से आप लोग क्या समझते हैं, तीनों के बीच में बुनियादी तौर पर क्या फर्क होता है। और एक टॉपिक हमने पढ़ा सर, फिनांस मैनेजर
मेजर क्या होता है, उसके स्कोप या फंक्शंस क्या होते हैं। इसके अलावा एक टॉपिक हमने पढ़ा सर आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का अपना मीनिंग क्या होता है। कुल मिलाकर के करीब-करीब हिंदुस्तान की हर एक यूनिवर्सिटी के अंदर जो भी आपके बेसिकली सिलेबस के अंदर पढ़ाया जाता है, वो सारे टॉपिक मैंने यहाँ पे कवर करवा दिए हैं और स्पेसिफिकली मैं ध्यान में रख रहा हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर एसवाल और एनसी वेब कॉलेजेस को। उम्मीद करता हूँ ये छोटा सा वीडियो 40-45 मिनट का वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। जब तक के लिए तो ऑल द बेस्ट, टिल द कीप लर्निंग।